हेलो गाइस, मैं खान सर आपका बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे से चैनल बायोलॉजी वाला यूनिक पे। यहाँ हम लोग रिस्पायरेशन प्लांट्स में रिस्पायरेशन चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो रिस्पायरेशन होता है उसकी स्टेप्स क्या क्या होती हैं। 4 स्टेप्स को हम लोगों ने देखा था, आपकी ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो उन स्टेप्स को हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है और उससे क्या हमको फ़ायदा होता है, ठीक, और रिस्पायरेशन में ये क्या हेल्प करती है। ओके, तो ग्लाइकोलिसिस क्या होता है। ग्लाइकोलिसिस जनरली क्या होता है, ग्लूकोज का आपका ब्रेकडाउन, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ही क्या कहलाता है आपका ग्लाइकोलिसिस। और इसका हमने देखा था कि ग्लाइकोलिसिस को आपका ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। क्योंकि ईएमपी पाथवे इसलिए कहते हैं, लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था कि इसकी खोज एम्बडेन, मेराफ और परनास ने की थी, इसलिए उन साइंटिस्ट के नेम पे इसको ईएमपी पाथवे भी कहते हैं, क्योंकि उन लोगों ने सबसे पहले इस पाथवे को खोजा था। तो रिस्पायरेशन में सबसे पहले जो स्टेप होती है वो आपकी ग्लाइकोलिसिस ही होती है। तो ग्लाइकोलिसिस आपका 10 स्टेप में कंप्लीट होती है। ओके, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया के जो मैट्रिक्स है वहाँ पे आपका जो सेल का जो साइटोप्लाज्म है वहाँ पे आपकी ये कंप्लीट होती है। और हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसकी स्टेप्स में इसकी स्टेप्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, सबसे पहले क्या होता है आपका ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज आपका चेंज होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में। ये आपका कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। किसका, सेल के साइटोप्लाज्म। आपका जनरली क्या होगा, ग्लूकोज हुआ, ठीक, ग्लूकोज आपका चेंज हुआ ग्लूकोज 6 फास्फेट में। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे एक एटीपी की हमें यहाँ पे लॉस हो रहा है। एटीपी हमारी एक खर्च हो रही है। जब एटीपी से जीरो है, एटीपी से एडीपी की तरफ है, तो मान लो आपका क्या हो रहा है, इसका मतलब होता है कि आपका यहाँ पे एटीपी का लॉस हो रहा है या एटीपी आपकी खर्च हो रही है। यहाँ पे एंजाइम का नाम बोलता है हेक्सोकाइनेस। बस एक एंजाइम देख लेना, बाकी एनसीईआरटी में हमारे कोई भी एंजाइम को मेंशन नहीं किया गया, इसलिए हम लोगों को वो एंजाइम को यहाँ पे नहीं देखना कौन सा एंजाइम कहाँ पे वर्क करता है, ठीक। तो सबसे पहले स्टेप में देखते हैं ग्लूकोज क्या आता है। ग्लूकोज 6 फास्फेट में आपका टूट गया। यहाँ पे हमारा क्या हुआ, एक एटीपी का लॉस हुआ और यहाँ पे एक एटीपी खर्च हुई। जहाँ पर ग्लूकोज होता है 6 कार्बन कंपाउंड होता है, और ग्लूकोज 6 फास्फेट भी आपका 6 कार्बन का कंपाउंड होता है। जो पड़ोस में लिख रखा है ये क्या आपका कार्बन, 6 कार्बन का कंपाउंड है। अब फिर क्या होता है आपका ग्लूकोज 6 फास्फेट चेंज होता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट में, ठीक। पहले स्टेप में क्या ग्लूकोज चेंज हुआ ग्लूकोज 6 फास्फेट में, एक एटीपी का लॉस हुआ। सेकेंड स्टेप में देखते हैं ग्लूकोज 6 फास्फेट चेंज हुआ फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। यहाँ पे कोई भी एटीपी का लॉस हमें नहीं हुआ, ना तो एटीपी मिली ना तो एटीपी का लॉस हुआ। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं फ्रक्टोज 6 फास्फेट। फ्रक्टोज 6 फास्फेट क्या करता है आपका, नेक्स्ट स्टेप में फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में आपका चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी हमें एक एटीपी की जरूरत पड़ती है। तो एक एटीपी का लॉस यहाँ पे हुआ, एक एटीपी यहाँ पे खर्च की हम लोगों ने, और एक एटीपी आपकी सेकेंड स्टेप पे खर्च की। ओके, अब देखते हैं जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट है, ये आपका 6 कार्बन कंपाउंड है। ये लिख के रखा है यहाँ पे, ये क्या है, कार्बन के नंबर दे रखे हैं, 6 कार्बन कंपाउंड है। जो फ्रक्टोज 1,20 फास्फेट है, ये आपका अगले कंपाउंड में टूट जाएगा। 3 कार्बन के 2 कंपाउंड में टूट गया। 3 कार्बन का आपका ए हो गया, 3 कार्बन का आपका ए हो गया। इसको बोलते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, इधर बोलते हैं ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फास्फेट। इनमें क्या होता है, इनमें तीन बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक। 3 कार्बन का होता है, इनमें तीन इनमें बॉन्ड पाए जाते हैं। इनमें ये आपका 3 कार्बन का होता है, इसलिए इसको ट्राइस फास्फेट भी बोल देते हैं। उधर भी ट्राइस फास्फेट बोल देते हैं क्योंकि इसमें भी क्या है, 3 कार्बन का कंपाउंड है। ओके, अब क्या देखते हैं, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन के शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं ढाप, और आपका ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फास्फेट को शॉर्ट में बोल देते हैं पागल या PGL। ओके, अब हमारा क्या होता है, जो आपकी जे स्टेप है इसमें क्या होता है,
जो दोनों कंपाउंड है आपस में कन्वर्टेबल हैं, ये एक दूसरे में आपस में चेंज हो सकते हैं। इस स्टेप को आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक, आपका जो डाईहाइड्रोक्सी स्टोन है वो आपका ग्लिसरॉल डेहाइड 3 फास्फेट में चेंज हो सकता है, जबकि आपका जो ग्लिसरॉल डेहाइड 3 फास्फेट में जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में चेंज हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे जो दोनों क्या है आपस में चेंज हो सकती हैं। ऐसी स्टेज है जिनमें दोनों कंपाउंड आपस में चेंज हो सकते हैं, इसीलिए हम लोगों ने ये वाला एरो दिखाया। इसका मतलब होता है ये दोनों फॉर्म आपस में कन्वर्टेबल हैं। ठीक, अब देखते हैं डाईहाइड्रोक्सी स्टोन क्या करता है, आगे के स्टेप में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जबकि आपका ग्लिसरॉल डेहाइड 3 फास्फेट आगे के स्टेप में भी पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो डाईहाइड्रोक्सी स्टोन है वो भी आपके ग्लिसरॉल डेहाइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, अब आगे के स्टेप में ये भी क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पे इधर भी ग्लिसरॉल डेहाइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, इधर भी ऐसे ही क्या होगी, स्टेप्स चलेंगी जैसे इधर हो रही हैं, इसीलिए हम एक ही तरफ के स्टेप्स को दिखा देते हैं और जो भी कंपाउंड बनेगी या जो भी एटीपी वगैरह बनेगी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लिख के रखा है 2 से मल्टीप्लाई किया गया। क्यों किया गया, क्योंकि ऐसी सेम रिएक्शन है इधर भी चलने वाली थी, लेकिन उसको हम लोगों ने नहीं दिखाया क्योंकि सेम रिएक्शन है। तो इस वाली रिएक्शन को क्या कर दिया हमने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया या 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखा हमने फ्रक्टोज 1 बिसफास्फेट किसमें चेंज हो गया, 2 ट्राइड फास्फेट में चेंज हो गया, जो कि आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, आपस में एक दूसरे में एक्सचेंज हो सकते हैं। फिर हमने देखा ग्लिसरॉल डेहाइड 3 फास्फेट आगे जो आपका आगे के स्टेप्स में आपका कंटिन्यू करेगा, जबकि डाईहाइड्रोक्सी स्टोन भी क्या हो जाएगा, ग्लिसरॉल डेहाइड 3 फास्फेट में चेंज हो जाएगा और आगे के स्टेप में वो भी पार्टिसिपेट करेगा। इसीलिए हमने एक ही तरफ के स्टेप्स को दिखा दिया और उसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखते हैं ग्लूकोज किसमें चेंज हुआ, ग्लूकोज 6 फास्फेट में एक एटीपी का हमें लॉस हुआ। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं फ्रक्टोज 6 फास्फेट क्या हुआ, फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट में चेंज हुआ, यहाँ पे भी हमें एक एटीपी का लॉस हुआ। अब फ्रक्टोज 1, बिसफास्फेट 2 ट्राइस फास्फेट में चेंज हो गया। तो ग्लिसरॉल डेहाइड आगे के स्टेप्स में पार्टिसिपेट करने जा रहा। तो हम देखते हैं ग्लिसरॉल डेहाइड 3 फास्फेट या पागल क्या करता है, ये आपका चेंज होता है 1,3 बिसफास्फोग्लिसरिक एसिड। यहाँ पे हम लोगों को क्या फायदा होता है, एक NAD प्लस से एक NADH मिलता है, एक NADH मिलता है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटली 2 NADH हमको मिलेंगे। नेक्स्ट सिस्टम में देखते हैं 1,3 बिसफास्फोग्लिसरिक एसिड, ये क्या करता है, ये आपका 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज हो जाता है और हमको क्या मिलती है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ATP मिलती है, एक मिलेगी, एक उधर मिलेगी, तो यहाँ पे टोटल कितनी हो जाएगी, 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे। अब इधर देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड आपका चेंज हो गया फास्फोग्लिसरेट में, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड आपका चेंज हो गया 2 फास्फोग्लिसरेट में। यहाँ पे हमें कोई भी ATP वगैरह नहीं मिली। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं आपका जो फास्फोग्लिसरेट है वो चेंज होता है फास्फोइनॉल पाइरुवेट में। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका H2O का मॉलिक्यूल एक निकल रहा है, रिएक्शन से एक H2O का मॉलिक्यूल निकल गया। अब लास्ट सिस्टम में देखते हैं जो फास्फोइनॉल पाइरुवेट है वो आपका किस में चेंज होता है, पाइरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में। यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना बनेगा, 2 मॉलिक्यूल बनेगा। तो फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे एक ADP से एक ATP मिला, एक इधर मिलेगा सेम एक इधर मिलेगा, तो यहाँ पे 2 ATP मिला। तो हम लोगों ने क्या देखा, 2 ATP हमें यहाँ मिला और 2 ATP यहाँ मिला। जो भी मिला हमने उसको क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो फाइनल रिएक्शन होगी उसमें, क्योंकि सेम ऐसी रिएक्शन इधर चलेगी और ऐसी रिएक्शन इधर चलेगी। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने आपका यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस को देख लिया। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, ग्लूकोज का स्टेप बाय स्टेप टूटना। ग्लूकोज का स्टेप बाय स्टेप टूटना है क्या कहलाता है, ग्लाइकोलिसिस। तो सबसे पहले ग्लूकोज चेंज हुआ, ग्लूकोज टूटा किसमें, ग्लूकोज 6 फास्फेट में, यहाँ पे एक ATP का लॉस हुआ। नेक्स्ट स्टेप में देखा हमने ग्लूकोज 6 फास्फेट टूटा फ्रक्टोज 6 फास्फेट में, देन फ्रक्टोज 6 फास्फेट टूटा का फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट में, यहाँ पे हमें एक ATP का लॉस हुआ।
नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट क्या हुआ आपका 2 मॉलिक्यूल में टूट जाएगा। ये आपका 6 कार्बन का कंपाउंड था, ये दोनों टूटेंगे आपके 3 कार्बन के कंपाउंड में। एक आपका डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो आपकी 3 कार्बन का कंपाउंड है, दूसरा हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, ये भी क्या है आपका 3 कार्बन का कंपाउंड है। अब हम लोग देखते हैं कि जो ये दोनों कंपाउंड है ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं, ये आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में चेंज हो सकता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में चेंज हो सकता है। ओके, देन हम क्या करते हैं, आपका जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट है, सॉरी यहाँ पे आपका डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट यहाँ पे आएगा, सॉरी डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, इसलिए इसका नाम क्या होगा ढाप, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। तो ये दोनों स्टेप क्या है आपस में कन्वर्टेबल है दोनों कंपाउंड। तो यहाँ पे जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है वो आगे के पार्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो चेंज हो जाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में, जो कि आगे के स्टेप में पार्टिसिपेट करेगा। ऐसी सेम रिएक्शन यहाँ भी होगी, इसीलिए हमने एक ही तरह की रिएक्शन को दिखा दिया है, और इसको हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी इसमें कंपाउंड बनेगा। अब देखते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में क्या हुआ, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट चेंज हो गया 1,3 20 फास्फोग्लिसरिक एसिड। यहाँ पे हमें क्या मिला, एक NADH का मॉलिक्यूल मिला, ठीक, एक इधर मिला एक उधर मिलेगा। 1,3 20 फास्फोग्लिसरिक एसिड चेंज हो गया आपका एक 1,3 20 फास्फोग्लिसरिक एसिड चेंज हो गया आपका 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में। अब देखते हैं 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड चेंज हो गया आपका 2 फास्फोग्लिसरेट में, जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड है। यहाँ पे सारे 3 कार्बन के कंपाउंड है, ठीक। उसके बाद देखते हैं फास्फोइनॉल पायरुवेट क्या करेगा आपका, वो चेंज हो जाएगा आपका पायरुविक एसिड में, और फाइनली हमारा क्या हो जाएगा ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट हो जाएगा। ग्लाइकोलिसिस को हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल बनना ही ग्लाइकोलिसिस का रिजल्ट था। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हमें क्या मिल गए पायरुविक एसिड के। तो हम लोग देख लेते हैं, एक ATP का लॉस यहाँ हुआ, एक ATP का लॉस यहाँ हुआ, ठीक। यहाँ पे हमें एक NADH मिला, यहाँ पे हमें एक ATP मिला, और यहाँ पे भी हमें एक ATP मिला। यहाँ पे जो ATP मिला उनको क्या कर देंगे, या जो भी मिला उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा उधर का भी रिएक्शन क्या हो जाएगा, इसमें आपका बैलेंस हो जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमें फाइनली मिला क्या, फाइनली हमारे क्या हुआ 1 ATP का हमें ऊपर लॉस हुआ इसमें, और 1 ATP आपका इस वाले स्टेप में लॉस हुआ। हमें क्या मिला 2 ATP यहाँ से मिला प्लस 2 ATP एंड प्लस 2 ATP यहाँ पे। तो 2 ATP हमारे क्या हो गए लॉस हो गए, 1 ATP 1 ATP, यहाँ से 2 ATP खत्म हो गया। तो फाइनली हमको कितना मिला, केवल 2 ATP का यहाँ पे फायदा हुआ। अब NADH देख लेते हैं, एक NADH से एक NAD प्लस से एक NADH मिला, एक इधर मिलेगा एक सेम उधर मिलेगा, और तो क्या मिला हमें 2 NADH हमको मिला, ओके। और हमें क्या मिला प्लस 2 मॉलिक्यूल आपका पायरुविक एसिड मिला। मॉलिक्यूल आपका पायरुविक एसिड मिला। तो हमें देखते हैं हमें क्या क्या मिला है ग्लाइकोलिसिस से। हमने क्या किया 2 ATP, एक ATP यहाँ खर्च हुआ, एक ATP यहाँ खर्च हुआ, 2 ATP यहाँ मिला, 2 ATP यहाँ मिला। तो जो 2 ऊपर वाले खर्च हो गए तो उनको 2 को हमने हटा दिया, जो हमारे यहाँ पे खर्च हुए यहाँ पे बना लिया, तो ये दोनों क्या हो गए बराबर हो गए, केवल हमें कितना मिला 2 ATP मिला, ओके। और हमें क्या मिला यहाँ पे, और हमें यहाँ पे 2 NADH के मॉलिक्यूल मिले। जो NADH के मॉलिक्यूल आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे, वहाँ पे इनसे ATP निकलेगी। और हमें क्या मिला 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल मिले। ये पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल आपका क्रेब्स साइकिल और लिंक रिएक्शन में जाएंगे,
ओके, तो हमें यहाँ पे कितना मिला, 2 ATP मिला डायरेक्टली यहाँ से। ओके, यहाँ से, और दो NADH मिला। एक NADH में आपका कितना होता है, 3 ATP होता है। 1 NADH इक्वल टू 1 NADH बराबर 3 ATP। तो हमें यहाँ पे कितना मिला, 2 NADH मिला। तो हमारी ATP कितनी हो गई यहाँ पे, 6 ATP हमें किससे मिल गई, NADH से। एक NADH से 3 ATP मिलती है, तो यहाँ पे 2 NADH बने तो 6 ATP मिलेगी। ठीक, अगर हम इनको भी काउंट कर लेते हैं तो हमारे टोटल ATP हो जाएंगी 8। 6 हमको NADH से मिली और 2 हमको डायरेक्टली मिली, तो हमारी टोटल ATP कितनी हो जाएंगी, 8 ATP। ओके, अगर पूछा जाए डायरेक्टली ATP से कितनी ATP डायरेक्टली मिली, तो 2 ATP मिली। अगर पूछा टोटल ATP ग्लाइकोलिसिस से कितनी मिली, तो हम लोग कितनी कहेंगे, 8 ATP। ओके, जैसा भी क्वेश्चन है उस हिसाब से आप लोग आंसर करेंगे, क्योंकि क्या होता है, 2 NADH भी मिले। एक NADH से 3 ATP निकलता है। कब निकलता है आपका, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी। ओके, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में नहीं जाता है तो आपका केवल 2 ही ATP का हमें नेट गेन होगा। ओके, अगर टोटल पूछा जाए NADH को मिला के तो आपका 1 ATP बनी है। अगर केवल आपका डायरेक्टली पूछा जाए कितनी ATP मिली, तो केवल मिली कितनी, 2 ATP। ओके, अब आगे देखेंगे जो 2 पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बने हैं वो अलग अलग रिएक्शन में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कोई भी क्वेश्चन पूछना तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या किसी भी टॉपिक पे आपका जो भी बायोलॉजी का टॉपिक है उस पर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे फर्मेंटेशन और फर्मेंटेशन के टाइप वगैरह को डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।